आप सभी का स्वागत है। आपके समक्ष मैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। यह वह प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में अनेक बार पूछे गए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? ए आ ओ, बी अ ई, सी ई उ, डी ऐ औ। इसका सही उत्तर होगा डी ऐ औ। ये दोनों स्वर अपभ्रंश भाषा की वर्णमाला में नहीं थे। अपभ्रंश भाषा की वर्णमाला में सिर्फ 8 स्वर थे। कौन कौन? आ ई उ ए ओ। अगला प्रश्न, रे ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ए तालु, बी दंतोष्ठ, सी दंत, डी मूर्धा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी मूर्धा। रे ध्वनि का उच्चारण मूर्धा की सहायता से किया जाता है। जैसे टा वर्ग की ध्वनियाँ भी मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके अलावा रा का उच्चारण, री का उच्चारण भी मूर्धा के सहारे होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी मूर्धा। री मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में लुंठित व्यंजन निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ए ला, बी रा, सी वा, डी हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी रा। रा को लुंठित व्यंजन या इसके लिए एक और शब्द है प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है, इसलिए कि इसके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कंपित होता है, उसमें प्रकंपन होता है। हवा जो बाहर निकलती है तो जिह्वा का अग्रभाग कांपता है, प्रकंपित होता है, इसलिए इसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और ये हिंदी वर्णमाला का इकलौता ऐसा व्यंजन है जिसमें यह गुण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ए अभ्यंतरिक, बी आभ्यंतरिक, सी अभ्यांतरिक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी आभ्यंतरिक। ये वर्तनी का सही या शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ए वीरता, बी वीर, सी वीरत्व, डी ए वा, सी दोनों। तो यहां पर सही उत्तर होगा ए डी। ए व सी दोनों वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा हैं। कौन कौन? वीरता और वीरत्व, ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं किस शब्द की? वीर की। अगला प्रश्न, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ए निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी पुरुषवाचक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी पुरुषवाचक। हम किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक। आप जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम वह होते हैं जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। तो यहाँ पर और ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम में मैं और हम, ये 2 आते हैं। इसके अलावा मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। और एक तीसरा भेद भी है अन्य पुरुष का, जिसमें कौन कौन से सर्वनाम हैं? वह, वह, यह और ये। तो इस प्रकार हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसलिए सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, लंबाई से विशेषण बनेगा? ए लंबा, बी लंबापन, सी लंबान, डी लंबन।
तो इसका सही उत्तर होगा लंबाई से विशेषण क्या बनेगा, लंबा। वह लंबा आदमी है, तो यह विशेषण लंबाई से बना है। अगला प्रश्न, चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? ए संयुक्त क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा सी पूर्वकालिक क्रिया। यहां ध्यान दीजिए, चोर उठ भागा, यहां दो क्रिया हैं, उठ और भागा। तो पहले कौन सी क्रिया हुई, उठने की, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। चोर उठ भागा, पूरा वाक्य अगर और इसको विस्तार से करिए तो चोर उठकर भागा, कहने का मतलब उठने की क्रिया पूर्व में हुई, उसके बाद वो भागा। इसलिए जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद का चयन करें। किसान दिन भर खेत में काम करता है, तो यहाँ दिन भर ये क्रिया विशेषण है, जिसको अव्यय भी कहा जाता है। तो इसके लिए विकल्प क्या क्या हैं, ए कालवाचक, बी रीतिवाचक, सी स्थानवाचक, डी परिमाणवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां दिन भर ये काल की सूचना दे रहा है, कितने समय तक वो खेत में काम करता रहा, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। सही उत्तर होगा ए कालवाचक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए पूर्त, बी अभिव्यक्त, सी विवाह, डी छवि। तो यहां पर पूर्त स्त्रीलिंग है, अभिव्यक्त भी स्त्रीलिंग है, छवि बनाई जाती है भी स्त्रीलिंग है, अभिव्यक्त की जाती है, पूर्त की जाती है, विवाह किया जाता है, तो इसलिए सही उत्तर होगा सी विवाह, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ए दर्शन, बी बहन, सी लता, डी गाय। तो आप देखिए, इसमें बहन, लता और गाय, ये हमेशा इनका प्रयोग एक वचन में होता है। बहन एक वचन, लता एक वचन, गाय एक वचन। दर्शन एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में जिनका प्रयोग होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, दर्शन, ए। अगला प्रश्न, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्य काल, डी संभाव्य भूतकाल। तो यहां ध्यान दीजिए, तुम बैठो मैं अभी आया, यहां इस वाक्य का संदेश क्या जा रहा है कि मैं आऊंगा लेकिन भविष्य में, तुम अभी बैठो लेकिन मैं बाद में आऊंगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा भविष्यकाल। क्या होगा, सी भविष्यकाल। अगला प्रश्न, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी वृद्ध संधि, डी व्यंजन संधि। तो मतैक्य का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, संधि विच्छेद इसका क्या होगा, मत धन ऐक्य, ऐक्य, ये होगा मतैक्य। और आप जानते हैं कि संधि के नियमों में आ या आ के बाद अगर ए या अय आता है तो ये क्या हो जाता है, अय बन जाता है, जो यहां पर हो रहा है। यहां पर मत में आ और ऐक में अय है, दोनों मिलकर अय हो जाते हैं, और ये किस संधि का उदाहरण है, ये वृद्ध संधि का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा सी वृद्ध संधि। अगला प्रश्न, सप्तर्ष में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो सप्तर्ष में अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सप्त धन ऋषि, ये
इससे ये सप्तर्ष बनता है। और यहाँ पर देखिए ये गुण संधि का उदाहरण, इसका क्या है, सप्तर्ष में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। यहाँ गुण नहीं लिखा है, सिर्फ स्वर संधि है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, लेकिन ये गुण स्वर संधि है। इसमें आ और री ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, अर बन जाते हैं। तो इसलिए ये सप्तधन ऋषि सप्तर्ष हो जाता है। अगला प्रश्न, आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? ए द्वंद्व समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। यहां देखिए आपाद मस्तक, इसका अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा, पाद से लेकर मस्तक तक, इसका संधि विग्रह क्या होगा, पाद से लेकर, पाद का मतलब पैर, मस्तक तक, ये इसका समास विग्रह होगा। और आप ध्यान दीजिए इसमें पहला जो इसका वो है आ लगा है, आ क्या है, अव्यय है। तो जिस समास में अव्यय लगा होता है वो कौन सा समास होता है, पहले पद में जहां अव्यय जुड़ा हो, जैसे यहां पर आ जुड़ा है, और जिस समास का पहला पद प्रधान होता है तो वो होता अव्ययी भाव समास। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, रसोई घर का समास विग्रह है। ए रसोई के लिए घर, बी रसोई का घर, सी घर की रसोई, डी रसोई और घर। तो इसका सही उत्तर होगा ए, रसोई घर का समास विग्रह क्या है, रसोई के लिए घर, ये होगा। और इसमें समास कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास। जहां देने का भाव हो वहां संप्रदान होता है, तो और ये संप्रदान कारक चिन्ह होता है के लिए, इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नरेश घर गया, उसने मां को दिखा, ये वर्तनी की अशुद्ध है, इसमें देखा होना चाहिए। नरेश घर गया, उसने मां को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा? ए नरेश ने घर जाकर मां को दिखा, ये गलत है, ये नहीं होगा। नरेश घर गया जहां उसने मां को देखा, ये भी गलत है। नरेश घर गया तब उसने मां को देखा, ये भी गलत है। नरेश घर गया और उसने मां को देखा, मां को दिखा नहीं है जगह, ये वर्तनी में त्रुटि हो गई है, ये देखा देखा होगा। नरेश घर गया और उसने मां को देखा, संयुक्त वाक्य ये होगा। और जानते हैं और इसकी पहचान है, जब दो उपवाक्यों के बीच और लगा हो तो जान लीजिए कि वो संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ए नूतन पुरातन, बी निषिद्ध तुच्छ, डी कर्कश खुरकुरा, डी जोड़ मेल। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कहने का मतलब एक ही विकल्प इसमें सही होगा। तो यहां पर नूतन पुरातन ये सही है, नूतन का विलोम पुरातन। निषिद्ध गलत है, निषिद्ध का विलोम तुच्छ नहीं होता है, निषिद्ध का क्या होता है, विहित। ये भी कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, निषिद्ध का विलोम विहित। कर्कश का खुरखुरा नहीं होगा, कर्कश का विलोम क्या होता है, मधुर। मधुर आवाज, कर्कश आवाज, आप जानते हैं इस तरह। और जोड़ का मेल नहीं होगा, ये तो पर्यायवाची हो गया। जोड़ का विलोम क्या होगा, तोड़। तो इसलिए सही विलोम युग्म क्या है, नूतन पुरातन, ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ए वरदान अभिशाप, बी सधवा निर्धवी,
सी रुक्ष स्निग्ध, डी समास व्यास। तो यहाँ वरदान अभिशाप ये सही युग्म है। वरदान का विलोम क्या होता है? अभिशाप। सधवा निर्धवी ये गलत है। सधवा का विलोम क्या होता है? विधवा। और रुक्ष का स्निग्ध ये भी सही है। समास का व्यास ये भी सही है। तो तीन इनमें से जो सही हैं वो विलोम युग्म सही है। और इसलिए यहां पूछ रहा कि कौन नहीं सही है, तो सही उत्तर होगा बी। सधवा का निर्धव नहीं होगा बल्कि विधवा होगा, इसलिए यह विलोम युग्म गलत है, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। ए हवा, बी भ्रमर, सी मित्र, डी पुत्र। तो यहाँ देखिए चंचरिक का मतलब क्या होता है? चंचरिक का मतलब होता है भौरा, इसलिए इसका सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बी भ्रमर। इस प्रश्न का उत्तर बी भ्रमर होगा। आप जानते हैं भौरा के अन्य पर्यायवाची शब्द और क्या होते हैं? मधुप होता है, आली भी हो कहते हैं भौरा को। इसके अलावा षडपद, षटपद ये भी भौरा का एक पर्यायवाची शब्द है। मधुकर भी आएगा, सूरदास के पदों में मधुकर शब्द बार बार आता है। तो इस तरह ये भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? ए अंक, बी दोस्त, सी कबूतर, डी परिवार। तो इसका उत्तर होगा ए अंक। अंक के दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से? ये अनेकार्थी शब्द है। एक तो अंक का मतलब संख्या जिससे हम गिनते हैं। दूसरा अंक का मतलब गोद। संस्कृत के अंक में माने संसार की गोद में, तो गोद है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंक। बाकी दोस्त, कबूतर, परिवार ये अनेकार्थी नहीं, इनका सिर्फ एक अर्थ होता है। अगला प्रश्न। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ए पूर्वाह्न, बी मध्याह्न, सी अपराह्न, डी विहान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अपराह्न, सी। दोपहर के बाद का समय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता? अपराह्न। जबकि दोपहर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? दोपहर के पहले के लिए पूर्वाह्न होता है ये, और दोपहर के लिए होता है मध्याह्न जो बीचों बीच होता है। बिहान का मतलब होता है प्रातःकाल या सवेरा। और ये देखिए सारे शब्द ध्यान से याद कर लीजिए, इन पर अलग अलग समय में इन पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये चारों शब्द महत्वपूर्ण हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ए या, बी तय, सी या, डी या। तो पांडित्य में कौन सा प्रत्यय है? आप जानते हैं पांडित शब्द बनता है पंडित धन या, तो ये बन जाता है पांडित्य। जैसे वो समाज धन एक सामाजिक बन जाता है, तो यहां पर सही उत्तर होगा या प्रत्यय। अगला प्रश्न। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ए प्राग, बी प्राग, सी प्रा, डी प्रागैत। तो इसका सही उत्तर होगा ए प्राक। प्राक उपसर्ग प्रागैतिहासिक शब्द में लगा है। प्राक धन ऐतिहासिक, ये क्या बन जाता है? प्रागैतिहासिक शब्द बन जाता है। अगला प्रश्न। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बोध बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। यहां पर इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये पूछा जा रहा है।
कौन कौन से? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, शांत रस। आप जानते हैं कि जिन कविता की पंक्तियों में वैराग्य के बारे में, ईश्वर के बारे में, मोह माया से विरक्त की बातें की जाए, वहां पर शांत रस होता है। और इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। इसके बारे में एक प्रश्न और आता है कि भरत मुनि ने इसे रस नहीं माना था, उन्होंने सिर्फ 8 रस माना था जिसमें शांत रस शामिल नहीं है। इसलिए कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि ने किस रस को अपनी सूची में शामिल नहीं किया था, तो उसका उत्तर है कि शांत रस। इसलिए कई तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। पिछली प्रस्तुति में मैंने आप सबसे एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न था कि श्वश्रुर शब्द का तद्भव रूप क्या है? ए श्वास, बी ससुर, सी सास, डी सांस। तो इसका सही उत्तर होगा श्वश्रुर शब्द का तद्भव रूप क्या है? सी, सास, जिसको सास बहू कहते हैं। जबकि आप जानते हैं ससुर के लिए तत्सम शब्द क्या होता है? श्वशुर, ये होता है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि सास के लिए क्या होता है? श्वास, ये तत्सम है, इससे ये तद्भव रूप बना है। श्वास तो अपने आप में ही ये तत्सम शब्द है जिससे ये सास बनता है, तद्भव इससे। तो इस प्रकार से आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपके समक्ष में नई नई प्रस्तुतियां ला सकूं और आपसे जुड़ा रह सकूं। धन्यवाद।